नमस्कार, सृजन टॉक्स में आप सब श्रोता मित्रों का स्वागत है। आज हम जिन्हें मिलने जा रहे हैं वो जो महिला है, ऑलराउंडर है, काफ़ी अचीवमेंट्स की है, उन्होंने भी स्ट्रगल्स फेस किए हैं। शी इज़ प्रेरणा वैद्य। बड़ौदा में ही रहते हैं, लेकिन उनका एक पैर वापी में होता है, एक पैर बड़ौदा में होता है। किस लिए, ये रोचक कहानी हम उनसे जानेंगे। और उन्होंने A+ डबल ग्रेड में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी किया है और हिमसन में जॉब की थी। उसके बाद उन्होंने एक प्री स्कूल में 20 साल तक एज अ सुपरिटेंडेंट बहुत अच्छा काम किया, एज अ टीचर भी बहुत अच्छा काम किया। बच्चों के साथ उनका बहुत प्यारा सा नाता रहा है और उन्होंने 24 राग पास किए हैं। म्यूज़िक में भी बहुत सुंदर गाती है और लायंस में उन्होंने इतना ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन किया है कि मैं समझती हूँ कि 20 साल उन्होंने स्कूल में अपनी आधी ज़िंदगी दे दी और बाद में लायंस में उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी जैसे सरेंडर ही कर दी है। इतना उम्दा काम किया है। तो आज मिलेंगे हम प्रेरणा वैद्य से। नमस्कार प्रेरणा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो आपकी जो लाइफ जर्नी है उसमें आपने बोला आप प्री स्कूल में भी जॉब करते थे एज अ टीचर और सुपरवाइज़र, और बाद में आप लायंस में सीधे जंप किए। तो ये क्या कहानी है? आप पहले थोड़ा स्कूल के बारे में बताइए कि क्या अनुभव रहे, कैसे जुड़ी आप? मैं पहले तो साउथ गुजरात में ही हम रहते थे, बलसार में। फिर वहाँ से 97 में हम इधर बड़ौदा में आए। तो आते ही 2-3 महीने में ही हमको मैंने थोड़ा सर्च किया और मुझे पता चला कि ये प्री स्कूल मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक था और बच्चों का और हस्बैंड का टाइम भी सेट हो रहा था वहाँ जॉब करने से। तो मैं मिली मैडम से और वहाँ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। पहले इंटरव्यू में ही हमारे इतनी पॉजिटिविटी हो गई कि हम बहुत अच्छा काम करने के लिए तैयार हो गए। और फिर वहाँ से शुरू हुई। फिर धीरे धीरे पहले टेम्पररी ही सोचा था करने के लिए, लेकिन फिर इतना मन मिलाप भी हो गया और इतना अच्छा काम करने में मज़ा आने लगा कि धीरे धीरे करते पूरा 20 साल हमने कैसे गुजार दिए पता नहीं चला। अच्छा, तो उसके बाद एक आपने ब्रेक लिया था, आप अफ्रीका भी गए थे? हाँ, वो हस्बैंड के जॉब के हिसाब से जाना पड़ा। उन्होंने वहाँ एक पूरा यूनिट सेटअप करने का काम लिया था और वो जो जगह थी वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, पछात थी। तो वहाँ खाने पीने के भी थोड़ी दिक्कत आए ऐसा था। अच्छा। तो मेरा जाना ज़रूरी था और तब बेटी की शादी हो गई थी, तो और बेटा कॉलेज में बाहर पढ़ रहा था, तो मैं भी थोड़ा जा सकूँ ऐसा था। स्कूल का थोड़ा टेंशन था, लेकिन अभी वो भी प्रायोरिटी देना था। तो फिर 1 साल के लिए वहाँ चले गए थे अफ्रीका, मोज़ाम्बिक में हम एक्चुअली गए थे। वहाँ से फिर वापस वहाँ जमा नहीं, हमको भी थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी आने लगे। अच्छा। वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमको वापस आना पड़ा। और फिर उनको वापी जहाँ से उन्होंने जॉब छोड़ा था वहीं पे उन लोगों ने वापस बुलाया भी था, तो वापी चले गए। फिर हम वहाँ चले गए, 6 साल के लिए उधर थे। तो आपने फिर लायन के साथ कैसे आपका रिश्ता नाता जोड़ा? वो वापी जब गए ना, तो वहाँ एक हमारे फैमिली फ्रेंड थे, वो लायंस में बहुत सीनियर थे। तो उन्होंने ऐसे ही मुझे, वहाँ भी ऐसे ही हुआ कि जाने के बाद 2-3 महीनों के बाद, 5 या 4-5 महीने के बाद ही उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। एक नई क्लब शुरू कर रहे थे, तो बोला कि तुम मेंबर हो जाओ। मैंने बोला मैं टेम्पररी हूँ वापी में, क्योंकि हमारा कुछ वहाँ सेटल होने का तो प्लान था नहीं। बेटे सब इधर, दोनों इधर थे, तो हमें तो वापस इधर ही आना था। तो मैंने बोला कि हम नहीं रह सकते इधर ज़्यादा टाइम तक और परमानेंट नहीं रह सकते, जाना पड़ेगा बड़ौदा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जब तक हो तब तक करो, फिर निकल जाना। और यहाँ की मेरी बड़ौदा की जॉब का भी उनको पता था, स्कूल का मैंने एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो उन्होंने वहाँ चार्टर क्लब में मुझे चार्टर सेक्रेटरी का ही जॉब दे दिया। तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। और वो जो जर्नी शुरू हुई तो पहले वो क्लब भी नहीं थी, मुझे तब लायंस का एल भी पता नहीं था। तो इतनी सारी डिटेल्स मुझे यहाँ भाग कर सब इकट्ठा करनी पड़ी कि मुझे
सब नॉलेज अभी धीरे धीरे मज़ा भी आने लगा, लोगों की सेवा करने का मौका मिला। और इतने इतने दूर तक वहाँ पे साउथ गुजरात में कपराड़ा और धर्मपुर ज़िले में इतने अंतरियाळ जो गांव बोलते हैं कि जहाँ गाड़ी बस तो सब छोड़ो, लेकिन पैदल भी जैसे तैसे जा सकते हैं। ऐसे ऐसे अंदर अंदर जाके हमने लोगों के जो भी मदद हो चाहे कर सके वो हमने की है। और बहुत संतोष होता है कि चलो हम कुछ कर पाए उन लोगों के लिए। कभी खाना लेके गए, कभी कुछ किट्स वगैरह लेके गए, कपड़े लेके गए, फिर ब्लैंकेट्स लेके गए, कुछ ना कुछ लेके उधर। एक गांव में तो हमने सोलार बिजली का भी हमने करवा दिया है उधर। ये सारा फंडिंग और बजटिंग आप सब मिलके कैसे मैनेज करते हो? नेचुरली टीम वर्क तो है। हाँ, टीम वर्क के बिना तो लायंस में कोई काम हो ही नहीं सकता। पूरे सभी जितने क्लब में मेंबर्स हैं सबका कंट्रीब्यूशन या तो तन से, मन से या धन से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होता ही है। और हमारी तो नई क्लब थी तो हमारे पास तो कुछ फंडिंग भी नहीं था। और इतने सारे एक दो बड़े बड़े जो हमने प्रोजेक्ट किए उसमें कंपनी के CSR फंड से भी हमने किए, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमने सब मेंबर्स ने मिल के ही सब निकाले पैसे। और कुछ भी ज़रूरत हो तो सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा निकाला और काम कर दिया। ऐसे ही हमने काम किया है। हाँ, मतलब लायंस में आप ऐसे भी नहीं जुड़े हैं कि वही लोग बजटिंग और फंडिंग का काम करेंगे, आपको सिर्फ फिजिकली सेवा करनी है? नहीं, आपने खुद ने भी अपनी जेब से कंट्रीब्यूशन कलेक्टिवली सबने किया है? सबने। और मेरा तो क्या हुआ कि हर साल टॉप मोस्ट ही पोस्ट आने लगी। पहले साल ही सेक्रेटरी का इतना अच्छा जॉब किया, मुझे उसका भी अवार्ड भी मिला। और हर साल फिर प्रेसिडेंट भी बनी, फिर डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट में भी मैं शामिल हुई, वहाँ कोऑर्डिनेटर भी बनी। तो और लास्ट ईयर में जोन चेयरपर्सन थी, तो मेरे अंडर 6 क्लब थी, तो उनका सब काम करना पड़ा। तो वो सब में क्या होता है कि एक लेवल पे हम पोस्ट मिलती है तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो हमको भी निकालना तो पड़ता ही है, बराबर, सबको निकालना पड़ता है उसमें। तो मतलब आप में अगर टैलेंट है, आपको अगर सेवा करने की खेवना है इंट्रिंसिकली, और आप ऐसे फिजिकली जो मुसीबत फेस करनी पड़ती है, जैसे आपने बोला इंटीरियर गांव में आप चल चल के भी जाते थे, जहां पॉसिबल भी नहीं था चल के भी जाना, तो अगर ये चीज़ें हैं तो आप ये सेवा के फील्ड में ज्वाइन हो ही सकते हो और कर ही सकते हो। अगर आप में चाह है सेवा करने की तो ही इसमें कुछ मिलेगा, ऐसा सोच के कोई ज्वाइन नहीं कर सकते। मिलेगा कुछ नहीं, हमका शरीर, हमारे वो जो शरीर का भी हमको थोड़ा देना पड़ता है, श्रम भी करना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं। कुछ भी हम माने क्या है कि ऐसा जॉब नहीं है कि चलो भाई हम वहाँ गए तो हमको भी कुछ मिलेगा। हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमको सिर्फ देना ही है लायंस में। अच्छा, सेवा ही करनी है। हाँ, ये तो बड़ी उम्दा सोच है लायंस की भी, और आप जैसे लोग जो उसमें जुड़े हैं। अच्छा, तो आपको तो चलो ये तो आपने फिजिकल स्ट्रगल एक बता दी, लेकिन आपको जो दूसरी स्ट्रगल्स कहीं फेस करने की आई या हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आए, ऐसे कोई यादगार किस्सा बताए और जो आप ओवरकम कर सके, यानी कहीं से भी, कोई भी जगह से, घर से, बाहर से, या रुकावटें जो बोलते हैं। सबसे ज़्यादा रुकावट मुझे आई कोरोना पीरियड में। उसी साल मुझे प्रेसिडेंट बनाया था, तो सबसे शुरुआत वहीं से हो गई। उससे 2 महीने पहले ही कोरोना शुरू हो गया था, लॉकडाउन वगैरह सब शुरू था, और अप्रैल से शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल से, और जून से मैं बनी प्रेसिडेंट। तो कोई भी काम करना, बाहर निकल नहीं सकते, फिर भी हमें तो कुछ करना ही होता है। फिर थोड़ी थोड़ी जो छूट मिलने लगी तो ऐसा काम भी करना है, और सब जो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं कोरोना के जो थे वो भी फॉलो करने पड़ते थे। तो उसके हिसाब से बहुत हमको सोच विचार करके, हमको ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा मैं बताती हूँ, तो रक्षाबंधन का हमने करना था, तो उसमें क्या किया कि चलो मेरे घर पे जो आएगा, स्वीपर आएगा, वॉचमैन आएगा, तो यहाँ उसको मैंने कुछ कर दिया, उसको रक्षाबंधन किया, उसको स्वीट, सबने अलग अलग अपने अपने घर पे काम किया। अच्छा। अपने ही घर के आसपास ही कर दिया, इंडोर रह के भी हमने सेवा की, क्योंकि ज़रूरत तो बहुत थी। फिर 1-2 जगह ऐसा किया कि फूड जैन का हमारा वहाँ पे वापी में एक है टेम्पल देरासर, तो वहाँ एक यंगस्टर्स का ग्रुप था जिसको हम लायंस में लियो ग्रुप बोलते हैं। तो वो लोग ने बीड़ा उठाया था,
तो हमने क्या, उन लोगों को सिर्फ हमको पैसे ही देने थे। वो लोग सब खाना बनाने वाले भी उनके पास थे। सब उसका कोरोना के जो होते हैं प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो करके वो लोग वहाँ पे बना रहे थे। और वहीं पे एक वान उन्होंने भी रखी, अपनी वान भी थी, तो उसमें सब फूड पैकेट्स रख के जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, क्योंकि जो रोजगार लेने वाले थे, जो डेली वेजेस वाले, उनको तो इतनी दिक्कतें होती थी खाने पीने की, क्योंकि वो तो आज का कमाए आज खाया ख़त्म किया, तो अगर काम करने ही नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या। तो उन लोगों के लिए हम वो सब, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना था, लेकिन हमने सिर्फ पैसे का कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो चलो हमारी ओर से ही वहाँ पे गरीब लोगों को खाना तो पहुँचा। करने वाले वहाँ उन लोग, हमने पैसे दिए, उन लोगों ने अपना शरीर का योगदान दिया। ऐसे भी हम ऐसे भी पूरे साल करके, एक साल पूरा ऐसा ही रहा हमारा। और फिर भी उस टाइम पे भी मुझे प्लेटिनम अवार्ड मिला था, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट, हमारे लायंस का जो डिस्ट्रिक्ट है वो बलसारिया वापी नहीं है, इधर भरूच से लेके उमरगाम तक लायंस का हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इधर दूसरा, हाँ बहुत बड़ा जोन। पहले तो बड़ौदा तक था, फिर अभी 2 हो गए पार्ट। तो वहाँ से यहाँ से हमें वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे प्लेटिनम का अवार्ड मिला था उस टाइम पे। ऐसे रह के जो रास्ता निकाल के काम करना है ना, वो ज़्यादा कठिन है। अभी हम बहुत बड़ी बड़ी क्लबें हैं, तो चलो बोला कि ये काम करना है, तो उनके पास तो फंडिंग भी होता था और मेंबर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो चलो 10-12 जन इकट्ठे हो गए, कर दिया, हो गया। तो उन लोगों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हम तो क्लब भी छोटी, पैसे का भी हमको थोड़ा दिक्कत था, और फिर भी काम तो करना ही है। बराबर। तो ऐसा प्लानिंग करके करना है ना, तो उसमें थोड़ा हमें अच्छा लगा भी और बहुत अप्रिशिएशन भी मिला। मतलब प्रॉब्लम है, वहाँ सॉल्यूशन है बस ये हकीकत में आप बिलीव करते हैं। करना है, कैसे करना है वही ढूंढना है। बराबर, वो हमेशा याद रखा। बराबर। हमने सुना है कि आप सोल्जर्स को भी फ्रंट के पास, जैसे कि आप जयपुर से आगे राजस्थान बॉर्डर के पास जाके बाड़मेर, और वहाँ जाके उनको राखी बांधते थे, गिफ्ट्स, मिठाई वगैरह, और वो सब अपने सब खुद निजी खर्चे से आप लोग पूरा ट्रैवल करके जाते थे, पूरा ग्रुप। वो जरा अनुभव बताइए आपके। हमें 2 बार ऐसा हुआ कि हम बॉर्डर पे गए थे। बाकी सोल्जर्स को तो यहाँ पे नज़दीक में भी वापी, दमन, सेल्वास में भी है, तो वहाँ पे भी कर लेते हैं। हर साल हम कोई ना कोई सोल्जर्स को तो रक्षाबंधन का हम आयोजन करते ही हैं। लेकिन ये 2 सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा। एक बार कच्छ में BSF के जवानों को हमने पहले साल हम वहाँ गए थे। और वो सब हम 20-25 जन थे उस टाइम पे, तो सब अपने खर्चे से ट्रेन में बुकिंग किया, वहाँ गए, सबके लिए मिठाइयाँ लेके गए, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते थे। अकेला मिठाई खिला के आना ऐसा भी नहीं था। और यहाँ लास्ट ईयर हम गए थे राजस्थान में, तो बाड़मेर में गए थे वहाँ के, तो वहाँ तो 3 चौकी के सब सोल्जर्स इकट्ठे हो गए थे। तो वहाँ भी कितने रहे होंगे? वहाँ पे करीबन 150 के आसपास थे सोल्जर्स। तो उन लोगों को तो हमने उन लोगों को पूछा कि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो लेके आए, अगर उनके पास कुछ ज़रूरत है तो वही हम लेके जाएं। तो उन लोगों ने चद्दर मांगी थी, तो हमने सबके लिए चद्दर भी ली थी। मिठाई के लिए भी एक बॉक्स बनवाया था, यहाँ वहाँ पे वापी में एक जन के पास घर पे ही वो है, बनाती है मिठाई अच्छी सी, तो वो बनवा के हमने फिर दिया था। और रक्षाबंधन की थी सबको, तो बहुत खुश होते हैं वो लोग। तो कोई एक भावुक सीन भी होते होंगे सब। अरे इतने क्या बताऊँ, सारे सोल्जर्स के आंखों में पानी रहता है कभी कभी, तो इतना हमें तो रुला आता ही है रोना, क्योंकि ये इतनी कठिनाइयों में हमारी रक्षा करते हैं, हमको बहुत सारा प्यार भी देते हैं, हमारी इतनी रक्षा करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा तो लगता ही है। लेकिन 2-3 तो ऐसे थे राजस्थान में, रीसर रो पड़े थे कि हमारी तो बहन है भी नहीं, और किसी की क्या होती है कि बहुत दूर होती है, आ नहीं पाती है, वो नहीं जा पाते हैं, तो वो तो होते ही हैं इमोशनल। लेकिन 1-2 तो ऐसे थे ही नहीं, उनकी बहन ही नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं आप लोग आए, हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसा करके, तो हमको भी चलो भाई कुछ तो अच्छा काम हुआ, ऐसा हमको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आप सिर्फ आपके इतने वास्ट जोन में आप सिर्फ आप दान या डोनेशन या जो भी आपका
सेवा कार्य करते हैं, उससे बढ़कर आप सोल्जर्स अपने नेशनल लेवल पे भी आपने उनकी भी सेवा की, मानी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिटीजन्स एज वेल एज हमारे रक्षक। वेरी जी। गुड। एक साल ये कोरोना के पीरियड में नहीं जा पाए थे कहीं भी, तो उस टाइम एक जन है, लेडी है उधर वापी में, वो अकेली जाने वाली थी कारगिल बॉर्डर पे। अच्छा। तो उनके साथ हमने सब भेजा था, हम नहीं जा पाए बराबर। लेकिन उनके साथ हमने सब भेजा था। अच्छा। वहाँ पे भी 150 के आसपास थे। वैसे तो ज़्यादा था, हमने 150 का दिया था। बराबर। वहाँ तो सोल्जर्स तो बहुत सारे थे, बराबर। हमने 150 जनों का दिया था। हमने ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली सेवा के साथ रोमांच, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा। आपने एक छोटी सी बुकलेट लिखी थी, आपने जब स्कूल छोड़ी थी तो उस दौरान आपके बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हुए थे, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्टाफ के साथ। तो उसके ऊपर आपने बहुत एक यादगार किताब छोटी सी पर लिखी थी, उसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ, मेरा जो पूरा साल स्कूल में मैंने बीता है, उसके ऊपर मेरा रास्ता है तो प्रेरणा के ऊपर से ही, प्रेरणा पथ माने प्रेरणा का रास्ता, ये एक बुक छोटी सी मैंने लिखी है। उसमें मेरे सारे जो एक्सपीरियंस जॉब के दरमियान हुए थे वो सब मैंने लिखे थे, खट्टे मीठे सब कुछ है उसमें। और ज़्यादातर बच्चों के साथ हमने कैसे हैंडल किया, बच्चों को, पेरेंट्स को कैसे हैंडल किया, फिर टीचर्स कैसे कैसे मिले, सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें लिखा था। और ये बहुत जनों को बहुत पसंद आई है ये बुक्स। उसमें से एक चुनिंदा एकदम आपके लिए यादगार अनुभव अगर आप बता सकते हैं। मेरा वहाँ का ये स्कूल का एकदम बिल्कुल मेमोरेबल प्रसंग है उसका, कि एक हम हर साल पूरे सारे बच्चों का पूरा मेडिकल जनरल चेकअप करवाते हैं साल में एक बार। तो एक बार 2 गर्ल्स ही आई थी, तो उन्होंने सारे बच्चों का किया और हमको सब रिपोर्ट्स दे दिया। ज़्यादातर तो किसी का कुछ था नहीं, लेकिन वो डरते डरते हमको बताया उसने कि एक बच्ची को उनको डाउट है कि वो इंटर्न ही थी, तो वो भी अभी डॉक्टर बनी नहीं थी, लेकिन लास्ट ईयर में ही थी, इंटर्न थी। तो उसने बताया कि उसको डाउट है कि वो बच्ची के हार्ट के वाल में छेद है। तो हमको भी बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि इतनी होशियार थी वो लड़की और सीनियर केजी में थी तभी। तो हमको बहुत ऐसा लगा, टेंशन हमको भी हुआ कि अभी उसके पेरेंट्स को हम कैसे बताएं इतनी बड़ी बात, अभी इतनी छोटी बच्ची को इतना है तो कैसे बताएं। फिर उसकी मम्मी को थोड़ी देर बिठाए, जब लेने आए तब फिर धीरे धीरे से सब गए, फिर उनको बिठा के बात की कि आज ऐसा चेकअप हुआ था, डॉक्टर का डाउट है, हम क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन एक बार चेकअप करवा लेना अच्छा है। आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलो या किसी से भी आप एक बार डिटेल में चेकअप करवा लो। तो ऐसा ही जैसे हमारा ये सेंटेंस ख़त्म हुआ, वो माँ इतनी ज़ोर से रोने लगी वहाँ बैठी बैठी। हमको लगा इसको बहुत झटका लगा कि मेरी बेटी को ये क्या हो गया ऐसा करके, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको शांत किया। फिर वो बोली कि उसको बेबी के बॉर्न के टाइम उसके डॉक्टर ने बताया था कि उसको ऐसा है प्रॉब्लम, 5-6 साल की हो जाए तब ऑपरेशन हो सकता है, अभी नहीं हो सकता, तो आप तब आके मुझे बताना और मिलना और हम कर देंगे, हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है उसका। तो वो बात वो भूल गई थी वो मम्मी। तो हमको फिर क्या बोले, ऐसा हो गया कि अभी इतनी बड़ी बात माँ कैसे भूल सकती है, वो भी हमको थोड़ा टेंशन हुआ। और टाइमली हमने उनको बता दिया, उसका हमको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो भाई कोई बात नहीं, वो भूल गई थी लेकिन ये किया। और ये गर्ल्स भी इतनी होशियार है कि उन्होंने पकड़ लिया और उसको राइट टाइम उसका फिर ऑपरेशन भी हो गया और अभी वो बच्ची भी ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी किस्से होते रहे हैं। और एक जनरल में बताना चाहूँगी इस माध्यम कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, ज़्यादातर बच्चों को हमारे सामने भी कई बार हुआ है, हमारा डर दिखाते हैं, स्कूल का डर, टीचर्स का डर, ये टीचर मारेगी, ये टीचर बाथरूम में बंद कर देगी, ये टीचर तो बहुत मारती है, ऐसा करके। फिर
स्कूल में से अगर तुम तो ठीक से लेसन नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो मैं तुमको लेने ही नहीं आऊँगी, स्कूल में बंद कर देंगे, ऐसा वैसा डराते डराते भेजते हैं। हम ऐसा बोलते थे पेरेंट्स को भी कि आपके बच्चे के लिए क्या है, ये कंफर्ट जोन है आपका घर, आप लोग सब वहाँ से पहली बार वो बाहर निकलता है और स्कूल में आता है, उसके लिए तो मोस्ट डिसकम्फर्ट जोन है। वहाँ का आप इतना डर दिखाओगे तो वो कैसे सेट होगा स्कूल में। हमारा प्री प्राइमरी स्कूल था, तो वो तो पहली बार आ रहा था आपके घर से दूर, तो वो वहाँ कैसे सेट होगा। और वो ऐसा भी सोच सकता है कि इतना बंगार है, इतना डेंजरस है ये जगह, तो मम्मी मुझे वहाँ क्यों भेज रही है, उसको तो वो भी टेंशन होगा ना। तो उसके माइंड का आप सोचो कि बच्चे के मन में ऐसा स्कूल का डर बिठाना कितनी तरह से गलत है। और अभी के बच्चे तो कितना साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होती है हम देखते हैं मोबाइल के ज़रिए और सब के ज़रिए। तो ये एक थोड़ा सा मैसेज ये भी है मेरा कि आप बच्चे को जब पहली बार स्कूल में भेजो तो ऐसा डराओ धमकाओ मत, उसको मज़ा करने के लिए जा रहे हैं ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। हम स्कूल में तो ज़्यादातर प्री प्राइमरी स्कूल में तो सब ऐसा ही होता है, खेलते कूदते ही सब सिखाते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा बर्डन देते नहीं हैं। लेकिन पेरेंट्स भी इतना डर दिखाते हैं ना, वो आप थोड़ा कम कर दें तो बच्चों को भी थोड़ा स्कूल जाने में अच्छा लगेगा और जल्दी सेट हो जाएंगे। ये एक मेरा स्कूल के लिए भी थोड़ा पेरेंट्स के लिए ये था मेरा कि ऐसा करे तो अच्छा है। बराबर बताया आपने। आपका संदेशा आई होप सारे पेरेंट्स में पहुंचाएगा कि बच्चों को स्कूल के प्रति मैं कब भाग के जाऊं, कब कल सुबह हो और मैं उठ के जाऊं, ये वाली जो फीलिंग है वो दिलाने की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि पहले तो आप तैयार करते हैं, फिर बच्चा जब स्कूल में आएगा फिर धीरे धीरे उसको एहसास होगा, फिर वो कंफर्ट फील करेगा। लेकिन उसको तो बैकग्राउंड नॉलेज है ही नहीं, स्कूल मानी क्या है। तो वो जो बात प्रेरणा ने आज कही कि आप किस तरह से डील करो बच्चों के साथ, ये प्लीज़ जहन में रखना, ताकि जो स्कूल चलाने वाले कार्यकर्ता है उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है। और हमारे सृजन प्लेटफॉर्म के अनुसंधान में आपको कोई संदेश देना है हमारे श्रोताजनों को, तो सृजन प्लेटफॉर्म को उपयोग करके कोई एक मैसेज आप दे सकते हैं। मैसेज ये लायंस में हूँ तो मैं सेवा का ही मैसेज दूंगी पहले तो, कि जो भी आप ज़्यादा कुछ ना कर पाए लेकिन आपके घर में जो हेल्पर्स आते हैं, आपके डेली हेल्पर्स हैं, वॉचमैन हो, सिक्योरिटी हो, स्वीपर हो, घर में कोई आता हो, धोबी वगैरह भी कोई कभी कभी तो वो लोग भी बहुत नीडी होते हैं, तो उनके लिए जो भी कर सको करो, उनकी हेल्प। कुछ नहीं तो मेरे घर में अभी हमने 3-4 हमको नई जगह हमने शिफ्ट किया तो 3-4 लोग आ रहे थे वो ड्राई क्लीनर्स के लिए, घर पे ही आते थे। तो उसमें से हमने एक बच्चे को हमने सिलेक्ट किया क्योंकि वो पढ़ाई के साथ ये काम कर रहा था। तो हमने दूसरे उससे अच्छे थे नो डाउट, वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसको प्रमोट करने के लिए हमने उसको रखा कि तेरी पढ़ाई इस वजह से रुक ना जाए, कि चलो भाई हमने सब बहुत सारे और सोसाइटी में भी हमने बहुत जनों को उसको देने के लिए हमने प्रमोट किया। ये तो एक सामान्य एक है ऐसा एग्जाम्पल, लेकिन ऐसे कुछ भी कर सकते हो। कभी कभी हाँ, एक बाई थी हमारी तो उसको ये टीबी का प्रॉब्लम हो गया था, तो वैसे तो गवर्नमेंट में फ्री में ही देते हैं, लेकिन फिर भी उसको कुछ अलग भी दवाई देनी थी, इंजेक्शन वगैरह, तो उसका भी 25,000 के करीबन खर्चा था। तो वो तो एफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो सब हमने किया था। तो और वापी में हमारे 2 बच्चे हैं ऐसे, इतना ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो एफोर्ड नहीं कर पाते उसकी पढ़ाई। तो जब से हमारा शुरू हुआ है और 2018 में हमारा क्लब शुरू हुआ है, तब से हम उसकी पूरे साल की फीस हम दे रहे हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस हमको बाहर जाना ही है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसी भी ज़रूरत नहीं है। जा सको उतना अच्छा है, नहीं जा पाओ तो आपके आसपास आप नज़र दौड़ाओ कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपके आसपास जो रहते हैं या आपके यहाँ रोज़ आते हैं, उसको भी कुछ ना कुछ तो ज़रूरत होगी ही। बराबर। किसी को कपड़े चाहिए तो वो कुछ लाके दे सकते हो, कुछ नहीं तो पैसे, लेकिन हाँ वो देखना पड़ता है कि घर में कुछ सही जगह जाता है कि नहीं पैसा।
कभी कभी क्या होता है कि भाई ये प्रॉब्लम है करके पैसे ले जाती है, घर पे वो पीने में उड़ा देता है। बराबर। तो हम वस्तु ही लाके देते हैं उसको, जो भी चाहिए वो, फिर बराबर। उसको हम पैसे नहीं देते हैं। तो वो भी थोड़ा ध्यान हमको रखना तो पड़ता है सेवा करने में, कि गलत रास्ते न चला जाए। बराबर। बस वो भी देखना है। तो कैश से ज़्यादा काइंड से आप सेवा करने में भी ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हाँ, मिसयूज हो सब जाए। ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन परंतु कोई हो कभी-कभी- सकता है। तो ये अच्छा संदेश आपने दिया कि जो हमारी सेवा करते हैं हम भी उनकी सेवा करें, चाहे वो कपड़े को इस्त्री करने वाला है या अपने स्वीपर है या जो भी है। तो ये बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि इट्स नॉट एसेंशियल कि यू जॉइन सम क्लब लाइक लायंस, इट्स नॉट नेसेसरी। आप अपने घर से भी सेवा का सूत्र जारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा बढ़िया संदेश दिया है आपने, और आपका यहाँ पर आके हमारे साथ इतना आपका रोचक अनुभव शेयर करने के लिए और सेवा का संदेश मेनली फैलाने के लिए थैंक यू, आभार। थैंक यू।